अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर। आज भी सेनेट से मुतादिद बिल्स गवर्नमेंट ने मंजूर करा लिए, जबकि अपोजिशन का शोर शराबा जारी रहा। और दूसरी तरफ आइंदा इंतखाबात में ईवीएम के इस्तेमाल पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ये कहना है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का। उन्होंने कहा जी अभी से तो हम कुछ नहीं कह सकते ईवीएम के हवाले से कि इसे इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं, क्योंकि 37 एतराज़ात तो बरकरार हैं इलेक्शन कमीशन के अब तक। अपोजिशन अपने खिलाफ ख़त्म नहीं कर सकती, हुकूमत का क्या बिगाड़ लेगी। शौकत यूसुफजई सीनियर वजीर हैं KPK में PTI के, उनका ये कहना है। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब के बयान की गूंज आज भी बरकरार है, जिसमें उन्होंने कहा था तहरीक लब्बैक केस में रियासत को पीछे हटना पड़ा। क्या वजूहात हैं कि रियासत को पीछे हटना पड़ा, जबकि आज जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि अब इमरान खान के घबराने का वक्त हुआ चाहता है। सेलेक्टर्स के कांधों पर सवार होकर तब्दीली नहीं तबाही लाई गई है। अब अपोजिशन सामने आ गई है जी खुलकर गवर्नमेंट के, क्योंकि गवर्नमेंट को बड़े रोकने की कोशिश की। मुतादिद बिल्स जो थे गवर्नमेंट के रुके हुए थे वो तमाम गवर्नमेंट ने पास करा लिए। एक तो मुश्तरका जॉइंट सेशन जो हुआ उसमें, और उसके बाद आज भी सेनेट से भी पास कराने में गवर्नमेंट कामयाब हो गई है। शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि जी हुकूमत ने पार्लियामेंट पर खुदकुश हमला किया है। कप्तान के हवाले से बात कर रहे हैं इमरान खान की कि पाकिस्तान में इमरान नियाजी की बादशाहत हम कायम नहीं होने देंगे। अब क्या करेगी अपोजिशन, यही सवाल बनता है आज का सबसे पहले। इस पर हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमजद आफरीदी साहब, GDA के सीनियर रहनुमा आरिफ चितोई साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अमजद आफरीदी साहब, क्या कहेंगे कि एक तरफ तो बिल सब मंजूर हो गए हैं और दूसरी तरफ आज जैसे ही बिल मंजूर हुए हैं अभी 48 घंटे भी नहीं गुजरे तो खबरें आना शुरू हो गई हैं कि इत्तेहादी कितने आपसे जो पुरुमीद थे उनको अब लिफ्ट नहीं करा रहे हैं आप लोग, और शायद वो दोबारा नाराज ना हो जाएं और फिर आपको ये ना हो कि एक बार फिर वही अपोजिशन के सफ़ों में खड़े नजर ना आए। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया अली भाई। ये आपने आज से तकरीबन पहले भी यही, हम जब ये हुकूमत बनी थी तो कहा था ये 1 महीना चलेगी हुकूमत फिर गिर जाएगी, फिर उसके बाद कहा कि 2 महीने चलेगी, 1 साल चलेगी। 3 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है और माशाल्लाह हुकूमत चल रही है। और जो बिलों के हवाले से आपने बात की, इत्तेहादी हमारे साथ हैं, इश्यूज रहते हैं, मगर वो तमाम चीजें परसों देख ली हैं सबके सामने। पूरी दुनिया देख रही थी किस तरह से बिल पास हुए, सबने वोट दिया, सारे इत्तेहादी भी वहाँ मौजूद थे और पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन भी वहाँ मौजूद थे। और बिलों पर अगर बात करें कि देखें ईवीएम जो इन्होंने बिल में पास किए, एक ईवीएम का जिस पे सबसे ज्यादा शोर पड़ा है, और दूसरा हमारे बिल्कुल जो वही कह रहे हैं जी, मुल्क से इलेक्ट्रॉनिक बाहर। वोटिंग मशीन जो है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया था इस मशीन को, और पाकिस्तान में जाहिर है फौरी तौर पर नाफिज अमल नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं टेस्ट होना चाहिए पहले, इसका पहले कुछ हलकों में होना चाहिए था, उसके बाद बेशक आप पूरे पाकिस्तान में इसको नाफिज अमल कर दें। देखिए ईवीएम पे अब मुर्दों का वोट नहीं डलेगा। अब लोग जो मरे हुए मुर्दे हैं ना, उनका भी वोट कास्ट हो जाता था, जो लोग पहुंच नहीं सकते थे। और मुल्क से बाहर जो हमारे लोग जिनका बिल पास हुआ है ओवरसीज, उनका भी वोट कास्ट हो जाता था, उन्हें भी मौजूद मालूम नहीं होता था। 1 मिनट के अंदर 4-4 वोट डले हैं पाकिस्तान के अंदर। यहाँ की सूरत ये रही है। और इन्होंने अपने अपने हलकों में 5-5, 10 हजार वोट रखे मुख्तलिफ जमातों ने। अब ईवीएम पर आ गए, अब वहां मुर्दों का वोट नहीं डलेगा, अब जो लोग नहीं आएंगे उनका वोट नहीं डलेगा और साफ एंड शफाफ इलेक्शन होगा। और इंशाल्लाह देखेंगे अवाम के नुमाइंदे आएंगे। अच्छा, इससे फायदा ये होगा कि पहले नुमाइंदे कहते थे कि हमें वोट चाहिए ही नहीं, हम तो इलेक्शन जीत जाते हैं, हम तो अवाम का वोट ही नहीं हमें चाहिए, इसीलिए वो हल्कों में नजर भी नहीं आते थे पीपल्स पार्टी के, नून लीग के जितने भी पार्लियामेंटेरियन थे। अब वोट डलेगा, अवाम में आएंगे, अवाम को जवाबदेह होंगे और उसी बुनियाद पर इलेक्शन अच्छा, आप लड़ेंगे। ये समझते हैं जी उसी बुनियाद पर इलेक्शन भी लड़ेंगे। अच्छा, इस पर मैं चाहता हूँ कि कर्नल डायर जाफर रिजवी साहब सीनियर तजज़ियाकार उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। आफरीद साहब, ये एक और बड़ा मसला जो था उस पर मैं चाहता हूँ कि पहले कर्नल साहब से बात करूँ फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूँ कि फवाद चौधरी साहब हैं वज़ीर इत्तलात, उनका एक स्टेटमेंट है कि तहरीक लब्बैक केस में रियासत को पीछे हटना पड़ा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रियासत ने सरेंडर कर दिया। कर्नल साहब, पहले आप जवाब दे दीजिए सर, ये क्या कहेंगे कि तहरीक लब्बैक को जिस तरह डील किया इस गवर्नमेंट ने,
और पहले तो बहुत कुछ कहा गया उनके बारे में कि जी भारत फंडेड है और ये अस्करियत पसंद हैं, फलां हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कलदम यानी बैन भी कर दिया था, लेकिन रातों रात ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। और फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि रियासत को पीछे हटना पड़ा। सर किस तरह देख रहे हैं इस मामले को आप कि रियासत सर ताकतवर होती है, रियासत से तो कोई भी नहीं लड़ सकता, लेकिन ये कहना कि रियासत को पीछे हटना पड़ा। ये फवाद चौधरी का मैं थोड़ा सा मतलब इसको एक सियासी बयान के तौर पे कहूंगा। देखिए इसमें ऐसा है कि रियासत को बहुत, मैंने आपको शायद हमने इस पे पहले भी एक दो प्रोग्राम किए थे जिसमें मैंने कहा था गवर्नमेंट, रियासत और हुकूमत ये इनको बहुत कुछ देखना होता है। वन साइडेड एक ओपिनियन यानी सिर्फ और सिर्फ तहरीक लब्बैक नहीं देखना, उन्होंने बाकी चीजें भी देखनी है, किलिंग्स देखनी है, जख्मी देखने हैं, नुकसान देखने हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान, लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान, सब चीजें देखनी अच्छा, है। ये सर ये सारी चीजें अपनी जगह है कर्नल साहब, ये सारी चीजें नहीं सर जिमनी सवाल सुन लें। जिमनी सवाल ये है कि सारी चीजें जो आप बता रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, लेकिन ये नहीं देखना होता कि आप ही हमें बता रहे हैं एक दिन पहले तक, 24 घंटे पहले तक, कि भारत से राबते हैं, इनके फंडेड है, इनको व्हाट्सएप से चलाया जा रहा, सिंगापुर अफ्रीका से अस्करियत पसंद है, और रात रात में सर क्या चीज देखी आपने कि कलदम भी खत्म हो गया, माहिदा भी हो गया और 7 पुलिस वाले शहीद किए थे, उन सबको छोड़ दिया गया। देखिए मैं आपको, मेरा ख्याल है वो जिनको इन्होंने पुलिस वालों को शहीद किया वो शायद अभी है, केस चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, और कुछ और भी केस चल रहे हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए इसमें ना जो एक सिलसिला था, एक मैं मतलब जिस इन्होंने जिस नाम पर ये तहरीक शुरू की थी, जो फ्रांस का, आप एक साइड गवर्नमेंट की तो कर रहे हैं ना, दूसरी की भी करें, दोनों चीजें बैलेंस बात करें कि इन्होंने फ्रांस के सफीर की बरतरफी और निकालना और सर कहाँ गया सर, वो कहाँ गया? ये बात तो आप जो कर रहे हैं वो तो है ही नहीं। सुने ना बात तो सुने ना, उन्होंने एग्री किया इस पे, आप देखें पूरा मुआहदा पढ़े, हर चीज पढ़े, दोनों साइडें देखें। इन्होंने ये किया है कि उन्होंने कहा जी हम आइंदा नेक्स्ट अभी कभी भी हम ये फ्रांस वाला मामला खत्म हो गया एटलीस्ट तहरीक लब्बैक की साइड से, ठीक हो गया, नंबर 1। नंबर 2 इनके बंदे छोड़ना, वो सब छोड़ना, वो देखे विद टाइम वो मैं आपको अब क्या आपको बताऊं, उन्होंने वैसे भी अदालतों के थ्रू जमानतें मिलनी थी, विद टाइम आ जाना थे सर, बिल्कुल सही है, लेकिन कलदम स्टेटस भी तो खत्म किया है सर, भारत से राब्ते कहाँ गए? वो होम डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट जमा कराई थी। देखिए बात यह है कि इन्होंने सरेंडर, देखिए गवर्नमेंट ने अगर ये किया है तो उन्होंने भी सरेंडर किया है, उन्होंने भी कहा है कि हम आइंदा ऐसे नहीं करेंगे, उन्होंने भी कहा हम नहीं रखेंगे। सर गवर्नमेंट से पहले भी 5 माहिदे हुए, 5 पे अमल दरामद नहीं हुआ सर, ये तो इससे पहले भी तो होते रहे। देखिए अमल दरामद दोनों साइडों से नहीं हुआ या एक साइड से नहीं हुआ, आगे ना उन्होंने जब एक मुआहदा किया था, वाई शुड फिर उन्होंने दोबारा ये तहरीक क्यों शुरू की? मतलब एक तशद्दुद पसंद तहरीक, आप इनकी वीडियो देखें, माँ बहन की गालियां दी हुई उसमें इन्होंने, मतलब ये इस्लाम के नाम पे तहरीक शुरू करना और इस तरह करना, देखिए ये बहुत सारी चीजें देखनी होती है। अच्छा तो इसको किस तरह सर, नहीं तो सर आप क्या कहते हैं कि इसका मतलब है कि कोई भी जत्था जो है सड़कों पर आ जाए, काशनकोफ हाथ में लेकर असला उठाए, कलदम हो जाए बिल्कुल वो, उसके बाद मुज़ाकरात कर ले गवर्नमेंट, उसके बाद सरेंडर करके कहेगी आप आज से बैन भी नहीं है, आपके मुकदमात भी वापस हो जाते हैं। ये एक्स्ट्रा नहीं है ना, इसी चीज को काउंटर किया है गवर्नमेंट ने और आइंदा के लिए भी किया है, यही कुछ किया है कि जी हम आपको इस दफा इनको, ये सबक सबके लिए है, इनके लिए अकेले नहीं है कि हम इनको छोड़ रहे हैं। एक दफा वायदा करके इन्होंने जिस चीजों पे सरेंडर किया, उन्होंने उनकी शरायत जो थी, गवर्नमेंट ने कहा जी हम आपकी शरायत 3 शरायत पे मानेंगे कि हमारी शरायत आप माने, उन्होंने मानी है शरायतें, और उसमें बहुत सारी चीजें जो पब्लिक नहीं हुई और वो पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं सामने लाई गई। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि उन्होंने फ्रांस का उनका मुतालबा था उससे वो बैकआउट कर गए। देखिए मैं ये अफसोसनाक पहलू ये है कि मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने एक टीवी पे एक बयान दिया कि जो दोनों तरफ शहीद, जिन मारे गए लोग उनको शहीद कहा, दोनों तरफ, मतलब पुलिस के और पब्लिक के और ये तहरीक लब्बैक के, तो उन्होंने जंग जमल का मौला अली का एक कॉल बताया वहां पे कि ये दोनों लोग जो है, ये दोनों शहीद जोजादे, ये तो जन्नती हैं दोनों साइड वाले, और जो यानी उनका और माविया का जो उन्होंने जिक्र किया वो अदालत, अल्लाह की अदालत में जाएगा केस। जंग जमल में तो वो शख्सियत ही नहीं थी जिनका उन्होंने जिक्र किया है, मेरा पॉइंट ये है, वो दूसरी शख्सियत थी, ये शख्सियत तो जंग सिफीन की थी। लेकिन कहने का मेरा मकसद ये है कि
इतने बड़े मौलाना साहब को थोड़ा सा अपना नॉलेज अपडेट रखना चाहिए। अपडेट सर, वो मौलाना सर वो मौलाना भी क्या मौलाना सर, वो आप गुफ्तगू सुन चुके हैं, रूहत लाल से निकाला तो गवर्नमेंट की बुराइयां कर रहे थे, वो उसी को गवर्नमेंट ने बुला लिया, वही मुज़ाकरात में पेश हो गए आके। कह रहा हूँ ना कि इनकी लेवल देखिए ना आप, यही मैं कह रहा हूँ आपसे, मेरा पॉइंट ये कहने का, इस पे ही उन्होंने कम्प्रोमाइज किया है। अब वो उनकी एक से है, किसी हद तक पब्लिक में से है, किसी हद तक लोग मानते हैं उनको यूज किया गया। मेरा पॉइंट ये है कि उन्होंने बहुत सरेंडर किया है। आप अगर काइंडली, मेरा रिक्वेस्ट है, आप अगला कोई प्रोग्राम भी करें तो काइंडली पूरा इसका जरा थोड़ी सी इसकी तहकीक कर लें कि दोनों साइडों से क्या क्या बातें सर, किस तरह तहकीक कर लें हुजूर, ये तो अमजद आफरीदी साहब आप बताएं ना, माहिदा कहाँ है, वो मंजर आम पर लाएंगे तो कोई कॉपी हमें मिलेगी तो हम बताएंगे माहिदा क्या हुआ। वजीर दाखिला सर आप करने साहब, आपने तो कह दिया कि दोनों तरफ तहकीक कर लें। वजीर दाखिला कह रहे हैं कि जी मुझे नहीं पता क्या माहिदा हुआ है, किससे हुआ है, कैसे हुआ है, क्या लिखा गया है। सर वजीर दाखिला को नहीं पता तो हमें मीडिया वालों को क्या पता होगा? सुनो, एक मेरा जुमला और ऐड कर ले। आपने एक दफा पिछले प्रोग्राम में कहा था कि शेख रशीद ने कहा जी मुझे नहीं मालूम, याद है आपको? अब भी वही जुमला दोहरा रहे हैं सर, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। मेरा पॉइंट ये है कि एक कुछ सियासी जुमले होते हैं, इसको वो अगर फवाद चौधरी साहब कोई अक्रॉस द बोर्ड एक वो बयान दे देंगे तो वो उनके जिम्मे लगेगा। वो अच्छा ये सर आपका मतलब मैं जो समझ रहा हूँ सर, सियासी, क्या ये मेरा सियासी स्टेटमेंट था तो इसका मतलब मैं ये समझूं आप ये कहना चाह रहे हैं कोई भी शख्स जब ये कहे कि मेरा सियासी स्टेटमेंट था इसका मतलब वो झूठ है? नहीं, झूठ की बात नहीं होती, उसमें कुछ कवर करने की चीजें होती हैं जो वो उस टाइम पर उन्होंने कवर करना जरूरी होता है उस टाइम पर। बाद में अगर आप उसका जब आप डिटेल में देखेंगे ना बहुत कुछ नजर आएगा आपको, बहुत चलो अच्छा मैं सर इससे हुकूमती इत्तेहादियों से पूछ लेता हूँ। आरिफ जदोई साहब, सर आप क्या कहेंगे बतौर इत्तेहादी? सर आपने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था हमारे प्रोग्राम में भी और आपकी पार्टी ने भी, तो सर तहफ़्फ़ुज़ात गवर्नमेंट ने दूर कर दिए आप लोगों के? जाहिर है जब कोलिशन होते हैं तो इधर मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं तो शायद उन्होंने हमारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं उन्होंने दूर कर लिए। हेलो अच्छा मिसअंडरस्टैंडिंग थी आरिफ जदोई साहब खाली, और कोई मसला नहीं था? ये सियासत में मिसअंडरस्टैंडिंग होता है या धोखा होता है? मैं समझता हूँ तो सर मिसअंडरस्टैंडिंग का धोखा होता तो हम छोड़ देते हैं। तो धोखा नहीं हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है खाली? क्या तो सर इससे पहले तो आपने हमारे प्रोग्राम में भी कहा था कि देख लीजिए ये गवर्नमेंट की कारकर्दगी कुछ भी नहीं रही और महंगाई बहुत ज्यादा है तो हम सोचने में मजबूर हुए हैं। उसमें कोई शक नहीं है। तो सर महंगाई जिस तरह आप पहले कह रहे थे उस महंगाई आज भी वैसे ही है, लेकिन फिर उसके बाद वोट डालने भी इत्तेहादी चले। सर ये कहीं से फोन वोन तो नहीं आया आप लोगों को? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, महंगाई बहुत है और जो गरीब आवाम जो है वो पीस रहे हैं। लेकिन आपने मैं पहले भी आपसे अर्ज किया था कि ये पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है। आप देख रहे हैं अमेरिका में भी पेट्रोल, आप दूसरे मुल्कों से साथ कंपेयर करना नहीं चाहिए, लेकिन चलो आप अगर यूरोप में गैस $1 से $5 बन गए, अमेरिका में पेट्रोल $2.5 से $4.5 बन गया, तो महंगाई ये जो बेसिक जो कमोडिटीज है। लेकिन आरिफ जदोई साहब आप यूरोप अमेरिका की मिसाल तो दे रहे हैं, वहाँ की फीकस सालाना आमदनी भी तो लोगों को बताइए कि वहाँ दिहाड़ी क्या है और पाकिस्तान में क्या है। आप बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, मेरा कोई जवाब नहीं। लेकिन वही मैं दोबारा कहूंगा, अगर आपको अच्छा मैं समझ गया हूँ जदोई साहब, इसका मतलब है गवर्नमेंट ने मुतमईन कर दिया है आपको, आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए हैं अंदरूने खाना। अगर सर एक मिनट, अगर महंगाई कम करना है तो हुकूमत ने सब्सिडियां देने पड़ेंगे। अगर कोई जड़ से कोई महंगाई कम नहीं होगी, अगर महंगाई जाते हैं तो आपको सब्सिडी देना पड़ेगा। जाहिर आवाम के लिए सब्सिडी देना पड़ेगी। इसमें अमजद आफरीदी साहब ये जो बात कर रहे हैं आपके इत्तेहादी भी जाहिर नाराज थे, अचानक एमक्यूएम भी, जीडीए वाले भी, बाप पार्टी भी सारे मना लिया आप लोगों ने, कुछ जादू की छड़ी आप लोगों के पास? देखिए जी, आपने फोन कॉल की बात की, अपोजिशन के पास बहुत सारे नंबर्स हैं जिससे वो कॉलें करके इत्तेहादियों को और हमारे पार्लियामेंटेरियन को भी फोन कर रही होगी। खैर लोगों जितने भी पार्लियामेंटेरियन थे, ये तो फजलुर रहमान साहब ने भी कहा है ना आफरीदी साहब, ये तो फजलुर रहमान साहब ने भी कहा है जी अननोन नंबर से कॉल आती है, धमकाया जाता है, ये सारी चीजें तो फजलुर रहमान साहब की दोहरा रहा हूं मैं। मौलाना साहब मेरे ख्याल से अपने ही नंबरों से खुद फोन करवाते हैं, उसके बाद खैर मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखें
बात ये है कि ये जो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पर आपने बात की, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक पर कोई किसी किस्म की गुस्ताखी ना कोई मुसलमान बर्दाश्त कर सके, ना ही किसी में इतनी हिम्मत है, और उस पर कोई दो राय नहीं है किसी की भी। बाकी जो इनके साथ मुज़ाकरात, अच्छी बात है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी उसमें उन्होंने एक पॉजिटिव किरदार अदा किया और सबको ऐसा करना चाहिए। हालात ख़राब थे, 15 दिन से ज़ायद हो गए थे, रोडें बंद थी, जगह जगह गाड़ियाँ रुकी हुई थी, पब्लिक परेशान थी, तो वो चीज़ें देखकर उनके साथ मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात कामयाब हुए, और उनके जो ठीक मुतालबात थे, उनके जो सही मुतालबात थे, सर सारी बातें सही थी, ठीक मुतालबात थे, तो 7 पुलिस वाले शहीद कराने की क्या जरूरत थी? पहले ही माहिदा कर लेते सर, पहले ही सरेंडर कर देते, अवाम भी परेशान ना होती। जितने दिन परेशान रहे, 7 पुलिस वालों की जाने भी बच जाती। किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी ऐसे आदमी को नहीं छोड़ा जो उन पुलिस वालों को शहीद करने में मुलव्वस थे, या कोई भी उस शख्स को, वो अभी तक केसेस चल रहे हैं, उसमें कोई उन लोगों को पहचान लिया आप लोगों ने, उनके फैसले, उन लोगों को पहचान लिया आप लोगों ने कि देखिए पुलिस मौजूद मारा था, पुलिस मौजूद है, सीसीटीवी की वीडियो मौजूद है, तमाम चीजें मौजूद है उनके पास, तो उसी अब वो बेहतर तरीके से आपको बता सकते हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस पर। सर सीसीटीवी फुटेज तो वो भी मौजूद है। इस्लामाबाद में पीटीवी पे हमला हुआ था, कौन लोग अंदर गए थे, सब मौजूद है, अमजद अफरीदी साहब। लेकिन चले उस पर बाद में आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पीर मोहम्मद हसनी साहब को, माहिर कानून है, इनको भी शामिल करें। खुश आमदीद कहूँगा आपको मोहम्मद हसनी साहब। बात यह है कि ये ईवीएम के हवाले से और जितने बिल मंजूर हुए, ख़ासतौर पर ईवीएम और कुलभूषण यादव के हवाले से जो बिल ख़ासतौर पर गवर्नमेंट ने मंजूर कराया, उसको अब जाहिर अपोजिशन ने तो ये कहा है कि जी ये कुलभूषण के हवाले से तो एनआरओ दे दिया गया है। ईवीएम के हवाले से उन्होंने कहा जी अदालत में हम चैलेंज करेंगे। आईन और कानून क्या कहता है इस हवाले से? जी हुस्नी साहब। मोहम्मद साहब आवाज नहीं आ रही गालिबन आपको। अच्छा, इस पर मैं चाहूंगा कि इस बात कर रहे हैं आरिफ सिद्दोई साहब। अब जो बात यहाँ आज छीन रहा है कप्तान, रोटी कपड़ा और मकान, इस पर मैं आता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले कानूनी पहलू डिस्कस हो जाए। अब मोहम्मद हसनी साहब आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है। अच्छा सर, क्या कहेंगे ईवीएम के हवाले से? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसको चैलेंज करने का कहा है अपोजिशन ने, तो बतौर माहिर कानून आप क्या समझते हैं कि ये अदालत में अगर लेकर जाएगी अपोजिशन तो क्या हो सकता है? इस पर चैलेंज हो सकता है या इस पर बात ही नहीं हो सकती? देखिए बात ये है कि हर वो चीज जिस पर इख्तलाफ हो वो अदालत में चैलेंज हो सकती है। और पहली बात तो ये है कि इसको लाने से पहले वहाँ इख्तलाफ मौजूद था और उसका लोग हवाला देते थे कि कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन मौजूद है, उसके बावजूद भी वहाँ पर धांधली हुई और लोगों ने कबूल नहीं किया। सवाल ये पैदा होता है कि इस हुकूमत की काम बड़े निराले हैं, जिस चीज की जरूरत ज्यादा है, जरूरत इस बात की अभी है कि बढ़ती हुई महंगाई को आप कैसे रोक सकते हैं। आम आदमी की ख्वाहिश ये है कि हमारा पेट्रोल महंगा क्यों हो रहा है, आम आदमी की बात यह है कि उसका आटा महंगा क्यों हो रहा है, आम आदमी सोचता है कि चीनी कब तक क्यों महंगी है। आप लेकर आते हैं उन हालात के अंदर वो काम जो कि इस वक्त अभी जरूरी भी नहीं है। जिन चीजों को बहैसियत आपको एड्रेस करना चाहिए कौमी असेंबली के ईवान में, उनको आप एड्रेस नहीं करते हैं। इसका मतलब हम ये समझते हैं कि दरअसल बात यह है कि माँ सिवाय इसके कि मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर मुल्क का निजाम चलाने में नाकाम रही है। आप एक दफा कोई बात करते हैं और दूसरी दफा कोई और बात करते हैं, लेकिन अवाम के उस मसाइल को जिसके हल करने की आप बात करते थे और लोगों ने उसकी उम्मीदें भी लगा ली थी। मैं समझता हूँ शायद बड़ी हद तक अवाम ने बावजूद इसके कि आप सही तरीके से इक़्तिदार में नहीं आए थे, लेकिन अवाम ने उनसे आपसे उम्मीदें लगाई थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद उस उम्मीदों को पूरा करने के बजाय आप उस पर नमकपाशी कर रहे हैं। आप जाइए जो गरीब आदमी सिलेंडर इस्तेमाल करता है उससे पूछिए कि सिलेंडर का हाल क्या किया है। कि हर वो चीज जो गरीब इस्तेमाल करता है आप उसको लेकर गए आसमान पर, फिर आप बातें करते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, छोटा सा मुझे सर ब्रेक ले लूं।
सर मैं छोटा सा एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद यहीं से बात का आगाज करेंगे कि कानूनी पहलू क्या हो सकता है, चैलेंजेबल है भी या नहीं है, जिस तरह हम बात कर रहे थे इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अलग खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। खालिद मुमताज साहब जो तनकीद कर रहे हैं गवर्नमेंट के हवाले से कि जनाब कुछ भी नहीं किया, और खालिद मुमताज साहब इस पर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कंप्लीट कीजिएगा। आप जो कह रहे हैं कि तमाम मसाइल मौजूद हैं और उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि जी ईवीएम मशीन है या कलबुशन है, इस तरह के दीगर जो मामलात हैं, तो अब अपोजिशन क्या करेगी सर? क्या लाएमल को तरतीब दिया गया है आपकी पार्टी की जानिब से? देखिए अभी तो एक दिन हुआ है इस मामले को, और अभी इस पर उन्होंने तकरीर भी की है, और मैं समझता हूं कि इस पर बाकायदा अपोजिशन रिएक्शन जरूर करेगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया है तमाम अपोजिशन ने कि काबिल कबूल नहीं है जो इन्होंने वोटिंग के जरिए। तो जो चीज पहले से मुतनब्बे की जा रही हो और उसके बावजूद आप सिर्फ इस बात का फायदा उठा ली, कल तो आप कहा करते थे कि इनके बहस होनी चाहिए, हर चीज पर बहस होने का मंजूर होना चाहिए, लेकिन आपने भी वही काम किया जिस पर आप तनकीद करते थे। वैसे तो सर आप सारे ही काम। अच्छा, इस पर सर एतराज क्या है? ये जो बात कर रहे हैं ईवीएम मशीन के हवाले से, वो कह रहे हैं जी ये तो अच्छी बात है, शफाफियत आ जाएगी, अब कोई जाली वोट नहीं पड़ सकेगा। जिन ममालिक में मौजूद है वहाँ कितनी शफाफियत रही है, लोगों ने हवाले दिए, लोगों ने बताया, इसमें इससे जो है इतना फायदा नहीं है। लेकिन शायद उनको ये है कि जिसको अवाम पसंद ना करे वो इनके लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये असल में मैं समझता हूँ कि ईगो मसला है, उनका पर्सनल हर चीज को समझते हैं कि वो जो है जो से वो बेहतर समझते हैं वही बेहतर है। अच्छा, वो जो बेहतर समझते हैं, आरिफ जितोई साहब आप लोग भी ये समझते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये इलेक्शन आने वाला इलेक्शन 2023 में अगर होता है वो ईवीएम पे हो या ना हो, या आप समझते हैं कि नहीं जरूरी है क्योंकि धांधली खत्म हो जाएगी? और खान साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, अगर ईवीएम के तहत अगला इलेक्शन करवाया जाएगा तो जो हारेगा वो कहेगा इलेक्शन रिग था, जो जीतेगा वो कहेगा कि ईवीएम मशीन वाह जबरदस्त है। तो आप लोग किस तरफ है सर? मैं देखता हूँ कि मैं हारता हूँ जीतता हूँ उस हिसाब से मैं नहीं तो हम तो ये समझेंगे ना सर, आपने गवर्नमेंट के हक में वोट दिया है तो इसका मतलब है आप तो फिर सपोर्टर है ना इस बात के। ईवीएम मशीन के मैं खिलाफ हूँ पर्सनली, क्योंकि हमारा जो सियासत है सियासतदानों में और आवाम में इतना मैच्योर नहीं है कि हम ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे जाएं। क्योंकि जाफरी साहब ये देख लें, ये मैं बात कर रहा था क्या सीधा ये इल्जाम लगेगा कि अगर आप देखेंगे, अगर आप अभी तक 1 साल हो गए सदारती इलेक्शन, अभी तक रिकाउंटिंग चल रहा है, और आप हाँ बड़े ममालिक में ये अच्छी मिसाल दी सर आपने, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। अमजद आफरीद साहब देख लीजिए, ये जो बात कर रहे हैं आरिफ जितोई साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। बहुत सारे ममालिक से यही खबरें आती हैं, और अमेरिका के भी देख लीजिए आप, और आप लोगों ने जाहिर है मस्जिद है इमरान खान साहब की जी जरूरी है ईवीएम पे 2023 का इलेक्शन होगा, इत्तेहादी वोट देने के बावजूद भी मुतमईन नहीं है दिल से वो। नहीं आप देखें ना, वोट सबने अपनी राय से दिया, पार्टी का टेक्नोलॉजी नहीं, इससे तो पता चल रहा है अफरीदी साहब वोट कैसे दिया उन्होंने, दिल से मुतमईन नहीं है वो। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सुने, हमने 126 दिन का धरना दिया, धांधली पर दिया, नून लीग पीपल्स पार्टी पीडीएम बनी अभी धांधली की वजह, उनका भी शोर शराबा है कि धांधली की वजह से बनी। उसके बाद 2008 का इलेक्शन हुआ, जो भी 1972 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए सब पर एतराजात लगे, बोला कि धांधली से जीते। तो हम क्यों ना, जो तजर्बा किया गया वो नाकाम हुआ, इस बार ईवीएम लेकर आए। देखिए हमारे साथ के बहुत सारे ममालिक हैं इंडिया में, वो सबके सामने मिसाल है, बहुत बड़ी रियासत है वो अपने आप में, उसने वो इलेक्शन करवा रहे हैं और ठीक इलेक्शन चल रहे हैं, वहां पर लोग वोट भी कास्ट करते हैं और वोट कास्टिंग उनके नतायज को भी सारी जमातें मानती हैं। ये तो आफरीद साहब, लेकिन उन्होंने ईवीएम का वोट नहीं जाएगा, इनके वो तमाम बातें ठीक है आपकी, लेकिन आप अगर भारत की मिसाल दे रहे हैं तो वहां इस प्रोसेस को लाने में 22 साल लगे, बड़ी तहकीक की, आजमाया गया, फिर अभी तो पाकिस्तान में सर कहीं भी इसको आजमाया नहीं गया, डायरेक्ट आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कौमी इलेक्शन पर। देखें आजमाया जाए उससे पहले डेमो हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन के साथ भी बातचीत चल रही है, तमाम
चीजें कंप्लीट होकर फिर ग्राउंड में आएंगी। अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह ईवीएम के साथ इलेक्शन होगा। कोई देखे ना, इलेक्शन वोटिंग खत्म होगी 5:05 में तमाम जमातों को रिजल्ट मिल जाएगा। कोई रिजल्ट मैनेज नहीं होगा, कोई किसी की मर्जी से। सर 5:01 पर आपने तो बहुत लंबा टाइम बता दिया। बहुत सारे लोग तो पहले बता देते हैं कौन जीतेगा। चलें इस पर बात करते हैं, लेकिन कर्नल साहब आप क्या कहेंगे? कर्नल जाफर साहब, आपको क्या लगता है कि शफाफियत आ जाएगी वाकई ईवीएम के बाद? अच्छा खालिद मुमताज साहब, ये तमाम चीजें सुन रहे हैं आप, हुकूमत की भी और इत्तेहादियों की बात भी। अब अपोजिशन तो जाहिर है आप ही ने करनी है और आप लोग कर भी रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को घर भेजने के लिए सर कुछ इस तरह के इकदाम हैं? और दूसरा, ईवीएम और कलभूषण, ये सारे चीजें सर, बिल तो पास हो गए हैं, सादा अक्सरियत से हुए, 2/3 अक्सरियत से हुए, ठीक है, लेकिन जाहिर है कौमी और सूबाई दोनों से, कौमी और सेनेट दोनों से पास हो चुके हैं। अब आपका लाएमल क्या है सर? जी खालिद मुमताज साहब। जी खालिद मुमताज साहब। अच्छा, पहले तो मैं साथ एक बात कर दूं क्लियर, फिर उसके बाद आपको जवाब देता हूँ। पहली बात थी कि जब आप कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए इंतखाब, यहाँ तो सूरत हाल ये है कि यहाँ पर गांव देहात में छोड़ दें, कराची में ऐसे बहुत से इलाके हैं यहाँ शनाख्ती कार्ड के जरिए वोट देना मुश्किल हो जाता है। वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए कैसे देंगे? अब आपके यहाँ जो लिटरेसी रेट है, जो लोगों का पढ़े लिखे लोगों का रुझान है, वो कैसे जाके अपने साथ ही कार्ड लेके जाएंगे? इस तरीके से अंगूठा रख दीजिए, इस तरीके से चेक कर लीजिए। टाइम लगेगा। समझता हूँ कि हमारे यहाँ काबिल कबूल है नहीं, और ये बेहतर है भी नहीं जिस तरीके से बात की जा रही है। और आप चाहें जो ये इसमें देखें कि साथ कितने लोग जो हैं वो शनाख्ती कार्ड के इशू पर परेशान रहते हैं, तो मशीन को क्या करेंगे? बहरहाल, जो आप उससे बात सवाल कर रहे थे कि इसको आप कह रहे थे कि ये इसको जो है अब रोकेंगे कैसे? अच्छा सर, दूसरी बात जी उस पर मैं आ रहा हूँ, जो सवाल दोहरा देता हूँ। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का आज स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान में इमरान नियाजी की बादशाहत कायम नहीं होने देंगे। यही सवाल है सर मेरा कि बादशाहत कायम नहीं होने देंगे, तो आप लोगों के पास कोई लाएमल है ऐसा जिसकी वजह से लगता है आपको कि हमने जनाब ये कुछ करना है, सड़कों पर आ जाएंगे या आदम एतमाद ले आएंगे और बादशाहत इमरान खान की कायम नहीं रहेगी? ये अपोजिशन का काम क्या होता है? अपोजिशन अपने जलसे करती है, जुलूस करती है, मीटिंग करती है, प्रेशर बढ़ाती है, दबाव बढ़ाती है, और हुकूमत उसके नतीजे में, अगर हुकूमत समझदार हो तो कुछ चीजों को बेहतर करने चाहती है। लेकिन ये हुकूमत अपने किसी भी काम को, आइए जो वो खुद क्या करते थे 90 दिन में सुबह, उस पर भी नहीं चले। उन्होंने कहा कि एक महंगाई बढ़े $1 डॉलर का ये होता है, समझिए वजीर आजम की ओर, अब उस पर भी खामोश। वो कहते हैं 12 अरब रुपए की रोजाना करप्शन होती है। क्या आज 12 अरब रुपए की करप्शन दुरुस्त हो गई? क्या इन्होंने सही कर लिया? उसमें अपोजिशन क्या करेंगे? फिर इन्होंने जिस चीज के बारे में कहा उससे बिल्कुल अपोजिट है। तो मैं समझता हूँ कि हम बिल्कुल अपोजिशन जो है अपना रोल अदा करेगी। अच्छा, ये खालिद मुमताज साहब जो बातें आप कर रहे हैं, ये तो तमाम चीजें इमरान खान साहब कहते रहे, इसमें दो राय नहीं है। अमजद आफरीदी साहब, ये वादे कब पूरे होंगे फिर? ये क्या कह रहे थे? आज वो मजीद बातें करे जा रहे हैं, और अपोजिशन का काम है बातें करना, मगर अपोजिशन का काम है इस्लाहात करना, चीजें बेहतर करना। इन्होंने तबाही की है इस मुल्क की, ये बड़ा माफिया जो बादशाहत की आज शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं ना, बादशाहत तो नून लीग पीपल्स पार्टी ने की है। बाप के बाद बेटा आ गया, बेटे के बाद पोता आ गया, तो सबने हाथ बांध के खड़े हो जाने, जी हजूरी शुरू हो जानी है। किसी ने करप्शन के केसेस, इनके बड़े बड़े पैसे मुल्कों से बाहर हैं, इन्होंने अदलिया पर हमले किए, इन्होंने मुल्क के अदारों को बदनाम किया, इन्होंने फोर्सेस के बारे में जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए, जो मुख्तलिफ हालात रहे इस मुल्क के, तो उसमें क्योंकि इनकी मर्जी पर तमाम अमेरिका की जंग में ना जाना, वो यही ओपोजिशन के यही लोग थे जिन्होंने, जो हुकूमत में थे उस वक्त, इनके फैसलों की वजह से हमारी फोर्सेस ने कुर्बानियां दी हैं। आज ये उनके भी खिलाफ खड़े हैं, आज ये इदारों के खिलाफ भी खड़े, मुख्तलिफ। अच्छा, इदारों के खिलाफ तो कोई नहीं है सर, ये क्या बात करिए खालिद मुमताज साहब, इदारों के भी खिलाफ है। ये तो जो इल्जाम लग रहा है बार बार नून लीग पर कि वोट को इज्जत दो का मतलब आपने ये रखा हुआ है कि इदारों के खिलाफ हो गए। अदलिया इदारा ही है जी खालिद मुमताज साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये सहारा लेते हैं ना, फौज के साथ ये कर रहे हैं, अरे फौज हमारी फौज भी है, हमने भी फौज के साथ रहकर हुकूमत की है। ये नहीं कि हर तुम्हारी तरफ, ठीक है, इतना मैं समझता हूँ
फौज के साथ हुकूमत करना और फौज के थल्ले लग के हुकूमत करना बड़ा फर्क है। ये थल्ले लग के काम कर रहे हैं। इनको जो है हर बात को जो बात करते आज ये कहते हैं कि बादशाह बेटा की बात बेटा बेटा के बात बिल्कुल गलत है। लेकिन तुम्हारे यहाँ सुल्तान बुखारी भी गलत है, तुम्हारे यहाँ क्यानी पकड़ा गया फिर तुम्हारा उनसे खुद भी गलत है। तुम्हारे यहाँ ये अमेरिका के घुटने पकड़ के आज तक हुकूमतों में आते रहे, ये उनके सफीरों की मिन्नतें करके आते रहे आज तक। ये आज तक ये देखिए मुसाद रॉ उनकी मर्जी से चलते रहे। आज पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की फोर्सेस एक नुक्ते पर है, तो ये मुबारक वो पूरी कौम के लिए हम बेहतरी इस्लाह के लिए बेहतर कर रहे हैं। अगर हुक्मरान करप्ट ना हो, अरे इनके तो घर को कुत्ता काट गया है, इनके घर को कुत्ता काट गया है, इन्हें चाहिए कि घर हुकूमत के हवाले करें। इसलिए इन्होंने नेताई कब्जा किया और उसके बाद हलाल कराया गलत है। आज इन्होंने सहारा दिया और क्या बात करते हैं। के लीडर एनआरओ भाग रहे हैं, भागने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भाग गए, कुछ मजीद भागने की तैयारी कर रहे हैं। एनआरओ नहीं मिलेगा इन्हें, ये इस मुल्क का लूटा हुआ पैसा इन्हें वापस लाना पड़ेगा, मजबूरी बनेगी इनकी। अच्छा, ये लेकर आएंगे या आपने लाना है? अब तक तो ये नहीं पता कि होना क्या है। हम लेकर आएंगे, ये हुकूमत लेकर आएगी। ये जितना मर्जी चोरी छुपा ले, इनके जो यूरोप के पकड़ना तो आपका काम है ना, गवर्नमेंट का काम है अफरीदी भाई, गवर्नमेंट का काम है ना ये तो। अफरीदी साहब अगर ये हमें खुशी होती नवाज शरीफ के खिलाफ मुझे नहीं पता ये किस पार्टी से ये बात अच्छा, ये अफरीदी साहब ये जो बात कर रहे हैं खालिद मुमताज साहब के, जरदारी साहब के ऊपर केसेस, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा के ऊपर केसेस, ये साबित होते तो बात हम आगे करते। जमानतें हो गई, इसका मतलब है अभी केसेस चल रहे हैं, साबित नहीं हुए। नहीं हुए, आज बीमारी का बहाना करके चले गए। अच्छा, अली बाजी का भी बात भी चल, लेकिन इसमें मैं पहले चाहता हूं कि इस पर कानूनी पहलू पे भी बात कर ले ना जरा। बैरिस्टर फिर मोहम्मद हसन साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है, उनसे पूछूंगा कि ईवीएम मशीन के हवाले से बिल पास हो गया, कलभूषण के हवाले से हुआ, तो अपोजिशन का कहना है कि जी एनआरओ दे दिया गया है। तो इस पर क्या कहते हैं आप, माहिर कानून हैं, कि इसको चैलेंज किया जा सकता है नहीं जा सकता? खालिद मुमताज साहब तो कह रहे हैं जी बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है, आपकी क्या राय? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइन से पहले तो मैं इस मुल्क की जो वकार है उसके बारे में बात करूंगा। आज का दिन जिस तरह अपोजिशन ने कहा कि ये काला दिन है, और ये बिल्कुल है, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक इंसान का फंडामेंटल राइट है, वो आज मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क का ब्रीच हुआ है, क्योंकि उनके नुमाइंदे हुकूमत में असेंबलियों में बिठाए गए हैं। अगर उनको कंसिडर नहीं किया गया, उनको एक्नॉलेज नहीं किया गया, तो ये राइट ऑफ इंफॉर्मेशन पूरे पाकिस्तान का ब्रीच हुआ है, और ये कानून के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। और हम ये भी समझते हैं कि जो माहिर कानून बैठे हुए, आज हमारी डिस्कशन भी हुई, हम किसी के फेवर में बात नहीं कर रहे हैं, बेशक वो अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, लेकिन एक अगर लॉ के और कानून के बारे में बात करें, जैसे आईसीजे ने कहा, इंटरनेशनल कोर्ट्स ने कहा, और कि ये कानून नाफिज होना चाहिए और ये कानून होना चाहिए, तो कल को क्या हमें आईसीजे कहता है कि मुल्क की हालात ऐसे हो चुके हैं और हम आईएमएफ के खौफ से इजराइल को भी तस्लीम कर लेंगे, तो उस पर क्या कानून बोलेगा? तो ये बहुत इस टाइम कलभूषण के हवाले से बात कर रहे हैं कि जी जो दूसरा कानून के बारे में बात करूंगा। टोटली इनके पास राइट है ऑपोजिशन के पास कि वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, और इसकी इंडिकेशन आज फवाद चौधरी जो कि एक माहिर कानून हमारे इदारे में रहे हैं, उन्होंने भी इस चीज की इंडिकेशन दी है कि आप कोर्ट में जाने से पहले हमसे रुजू कर लें। इसका यही मतलब है। अफरीदी साहब आप क्या कह रहे हैं बीच में? देखिए आईसीजे मेरा ख्याल है, लेट मी कंप्लीट, तो फिर ये तो होती रहेंगी। जी मैं फिर पूछ रहा हूं, आरिफ साहब भी जाहिर है उनकी भी अगर मेरी सुन लेंगे तो मैं थोड़ा खुद तो आरिफ साहब कह रहे हैं कि ये मैं तो खिलाफ हूं, लेकिन पार्टी ने चूंकि वोट दे दिया इसलिए वो साथ हैं। हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ इस बात को, क्योंकि ये हर किसी का इस टाइम बेसिक क्वेश्चन बना हुआ है, बेसिक राइट्स के ऊपर ये आइन बना है, कानून बना है। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये अल्ट्रा वाइज तो नहीं जा रहा,
क्या ये कानून की हदूद से, क्या आइन की हदूद से आगे तो नहीं है जा रही बात? नहीं, अच्छा, अगर कल को पार्लियामेंट एक उसमें एक चीज मैं जानना ही चाह रहा था कि अगर पार्लियामेंट से मंजूर हो जाती है चीजें, उनको फिर क्या सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जाकर चैलेंज किया जा सकता है? आप कह रहे हैं जी बिल्कुल किया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि ये बात होगी, अब आगे चलेगी लिए। बिल्कुल ये बात होगी, क्योंकि कल को अगर असेंबली जो है वो कह देती है कि जितनी भी नीली आंख वाले बच्चे हैं उनको मार दो, जैसे फिरौन ने कहा था कि तमाम लोगों को मार दो, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर कोई इख्तियारात नहीं होंगे कि इसके ऊपर बात करे? क्या फिर प्रोटेस्ट नहीं होगा तब? देखें, एक तरफ हम ये कर रहे हैं कि इलीगल डिटेंशन किए जा रहे हैं, जैसे कि साद रिजवी की हुई, और उनके ऊपर भी ये ब्लेम गेम किया गया कि ये इंडिया की, अब पता नहीं इसमें कितनी हक सच। गवर्नमेंट नहीं बताया था हमें, बिल्कुल मोहम्मद साहब, गवर्नमेंट ने बताया, गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, अजीब सी बात थी। और ये मेरा हाल है कल परसों ही ये मीडिया पे बात चल रही थी, उसके बाद साद रिजवी की रिहाई भी हो गई। तो क्या ये कोई इंडिया से कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है या इंटरनेशनल लॉ से, आईसीजे से किया जा रहा है? ये सवालिया निशान है। कानून की तो बाद में बात आती। जो आपने मुझसे पूछा कि ईवीएम और ये जो सारे मैटर हुए हैं जो आज बिल गए हैं, ये बिल्कुल चैलेंज हो सकती है सुप्रीम कोर्ट को। ये हमारी एपेक्स कोर्ट है और इसके फैसले में हम सब। आपको लगता है बतौर माहिर कानून के ये वापस हो जाएंगे सारे? सॉरी, आपको लगता है ये सारे वापस हो जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ चैलेंज होंगे बल्कि वापस भी हो सकते हैं? ये बिल्कुल वापस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि आला अदलिया है और उसके हम बाउंड हैं। और क्योंकि वजह ये है कि सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये आता है, जो बिलावल साहब ने बात की, जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने ये कहा कि जो कॉरम होता है वो कंप्लीट नहीं था। अब कॉरम की तो बात कहीं पे की ही नहीं गई, उस पर तो सारी आइन भी खामोश है। तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि कोरम का मतलब क्या है। दैट वुड बी अ लीगल लैंग्वेज विच विल बी अडॉप्टेड बाय पार्लियामेंट। तो यहाँ पे ये एक दूसरे का साथ लेके इदारे चलते हैं, तभी ही मुल्क और कानून चलता है, तभी ये सिस्टम चलता है। लेकिन आज अफसोस से हम माहिर जो कानून भी हैं या कानून के, मैं तो एक अदना तालिब इसका स्टूडेंट हूँ, और मुझे ये लगता है कि आज जो हुआ है ये दिस इज अ ब्लैक डे, टोटली अ ब्लैक डे। आप तो कह रहे हैं इसको, साहब आप क्या कहेंगे? ये बात बीच में आ रही बार बार तहरीक लब्बाइक के हवाले से, जिसमें कहा भी फवाद चौधरी साहब ने कि रियासत को पीछे हटना पड़ा, इस पर आप भी ये समझते हैं कि गलत हुआ, पहले ही टैकल कर लेना चाहिए था? फिर 7 पुलिस वाले कोई शहादतों का इंतजार क्यों किया गया? बाद में माहिदा किया आपने तो पहले कर लेते, अगर माहिदा करना था आपने। करते जो बेचारे जो पुलिस जो मरे हैं पंजाब में अभी कोई पुलिस वाला बनने के लिए तैयार होगा? बिल्कुल नहीं। ये जो गवर्नमेंट का जो अथॉरिटी होता है इन्होंने कमजोर किया है। और ठीक है, वो जो जुलूस करते क्या करते, इस्लामाबाद पहुंचते, 0 पॉइंट पहुंचते। चलो मैं कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा कौमी असेंबली को जला देते थे। क्या कौमी असेंबली क्या एक बिल्डिंग है? एक बिल्डिंग अगर उन्होंने जला दिया तो क्या हुआ? क्या दुनिया गिर, पाकिस्तान टूट जाएगा? क्या उनको मार्च करने का अथॉरिटी देना चाहिए था। यहाँ मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहना चाहिए था कि पहला दिन का खाना मेरे तरफ से है। ये तो बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं आप आरिफ फतोही साहब। आपकी सारी बातें जो हैं वो तो एक तरफ में देखूं तो लगता है कि अपोजिशन में आप, लेकिन ये बातें आप इत्तेहाद में होते हुए कर रहे हैं। लेकिन बात दुरुस्त है, हर सिटीजन का राइट, हक है, बिल्कुल सच बोलने का हक है। और ये बहुत सी बात है कि आप जो है बिल्कुल बड़े अच्छी बात है कि आप आवाज उठा रहे हैं, इत्तेहाद में रहते हुए भी आवाज उठा रहे हैं। हम जाफरी साहब जवाब दे दिए, फिर मुझे वाइंड अप करना है प्रोग्राम का। देखिए, मैं सबसे पहले गुलभूषण यादव वाला मैं आपको बताऊं कि वो जो बिल पास हुआ है, हम खुद उस वक्त एहतजाज में थे, असेंबली में थे, जब नून लीग ने एनआरओ दिया था गुलभूषण यादव को। हमने असेंबली में आवाज उठाई थी क्योंकि आईसीजे में जब कोर्ट में वहां बुलाया गया था तो पूरी असेंबली ने कहा था कि ना जाएं। इन्होंने नून लीग की हुकूमत गई थी उसमें, और उसके बाद ये केस आगे बढ़ा था। तो माहिर कानून मेरे भाई ये बताएं कौम को, क्योंकि हिंदुस्तान में भी 2 बार अपील हुई है इस तरह से और हिंदुस्तान ने रिजेक्ट किया है। मगर पीर साहब, आखिरी कमेंट आपके। पीर साहब, उनको रिलीज देने के लिए और सब क्या कहेंगे? वहां गए थे। कश्मीर के ऊपर एक सेल्फ डिटर्मिनेशन आर्टिकल 73 ऑफ यूएन चार्टर, क्या वो अप्लाई होता हुआ नजर नहीं आता? क्या हम इंडिया इस चीज के ताबे नहीं है इंटरनेशनल लॉ के?
क्या वो ये कानून साजी क्यों नहीं करते कि आज रेफरेंडम होना चाहिए, आज एक सेल्फ डिटर्मिनेशन की एक लहर होनी चाहिए, एक बहार होनी चाहिए? वो खामोश बैठे हैं। अमेरिका का जॉन बोल्टन कहता है आईसीसी जो है वो इलीगल वारंट है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने मुल्क के लिए वो कानून जो हमें सूट करता है, हमारे उस पर स्टैंड करना लोगों को चाहिए। सूट करता है, बिल्कुल, मेरा ख्याल है वो अप्लाई होना चाहिए, वो अप्लाई। कानून बहुत बनना शुक्रिया, चाहिए। बहुत शुक्रिया वरना ये जो आपका, असेंबलीज हैं, ये जो मोहम्मद असेंबलीज हसन हैं, साहब आपका ये बहुत जो शुक्रिया, कानून साजी जाफर वाले हैं, रिजवी साहब और आरिफ जतोई साहब, आप मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने बात की कि पाकिस्तान में इमरान खान की बादशाहत कायम नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ ने ये कहा है, जबकि तहरीक लब्बैक केस में रियासत को पीछे हटना पड़ा। फवाद चौधरी साहब का ये फरमाना था, इसमें मौजूद मेहमान गुफ्तगू आपने सुनी। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।